तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है। इसी के साथ में हम लोग आगे न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। वीडियो के एंड में आप लोगों से एक क्विज पूछूंगा जिसमें क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर आप लोगों को देना है। आंसर अच्छे से दे पाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, लेक्चर में सुनने में मजा आया और कुछ ना कुछ नया सीखा है। इसी के साथ में कुछ रिवीजन भी आप लोगों को कराऊंगा जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पर उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे करनी है। हम लोगों ने एक डे डिस्कस किया था जिसको बोलते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी कि वर्ल्ड में जो सुसाइड कर रहे हैं लोग उसको प्रिवेंट करना, एक ऐसे डे के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने कभी फील किया हो अगर ऐसा लाइफ में कि हाँ सुसाइड करने का मन किया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस टाइम पर माइंड पर कितना प्रेशर रहता है कि आगे चलकर अगर कोई ऐसा बंदा आप लोगों को मिलता है जो कि इस तरीके के माहौल में है तो आप लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। पर लेकिन कई सारे बच्चों के द्वारा बड़ा ही एक तरीके से डिफरेंट तरीके से अपनी बातें बताएगी। उसमें से एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया, बोला कि सर आज की डेट में भी मेरा बार बार सुसाइड करने का मन करता है, यानी कि पहले से सुसाइड करने का मन कर ही रहा है, अब भी कॉन्टिन्यूस सुसाइड करने का मन करता है। तो यार देखो, आज की डेट में अगर इस तरीके से चीजें आप लोग कई बार उस तरीके के जोन में चल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पुराना आपका जो लाइफ का पैटर्न था उससे कुछ नया नहीं सीखा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिस जोन में थे उसी जोन में कॉन्टिन्यूसली चल रहे हो। देखिए, लाइफ को आप लोग ना कई बार एक दृष्टि से देख लेते हो कि जॉब नहीं मिली सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन आगे नहीं बढ़ा तो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। घर पर कोई प्रेशर आ रहा है तो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दिखता है कि हाँ जल्दी से जल्दी ये सोल्यूशन निकाल देगा चीजों का, तुम यहां से निकल लेना, बाकी जो होगा होता रहेगा। अगर इस तरीके से लाइफ को आप लोग लेकर चलोगे ना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग नहीं निकाल पाओगे। अगर थोड़ा सा पेशेंस रखकर चीजों को लेकर आगे बढ़ोगे तो फिर चीजों का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। आप लोग मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम आप लोग ये सोच रहे हैं कि प्रेशर आया नहीं उससे पहले आप लोग अपना, उन्हें कहते हैं कि प्रेशर आया नहीं उससे पहले अपना दम छोड़कर भागे कि हाँ भैया बस हमसे नहीं होने वाला है वो। तो ये सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में आगे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। अभी तो लाइफ जैसे स्टार्ट हुई है, जैसे चीजें आगे बढ़ती है तो फिर चीजें आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगी। एक नया प्रेशर बनना स्टार्ट होगा, फैमिली चलेगी आगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के कंधे पर आएगी। तो अगर आप लोग इस जोन में रहोगे तो आगे चलकर कैसे उस परिवार को आप लोग थाम पाओगे। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, और जब तक ये आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक ये टेंडेंसी कंटिन्यूअस आप लोग के माइंड में चलती रहेगी। तो इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर आप लोग कंटिन्यूअस न्यूज सुन रहे हैं तो मैंने आप लोगों से यहाँ पर अभी रिसेंटली क्वाड के बारे में डिस्कस किया था। क्वाड में यहाँ पर 4 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये जो 4 कंट्री हैं एक साथ मिलकर आ रही हैं, एकजुट हो रही हैं, खासकर कोशिश कर रही हैं कि कैसे आज की डेट में चाइना को टैकल किया जाए। तो यहाँ पर मैंने बात की, यहाँ पर जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अगर इन्हें मैप में आप लोग देखना चाहें तो आप लोग ढंग से इन कंट्री को निहार सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोग को जापान देखने को मिलेगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और फिर आप लोगों को लेकर चलता हूँ मैं यूएसए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आप लोगों का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। थोड़ा जूम करके देखिए, ये आप लोगों को यूएसए यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली जर्मनी के द्वारा भी बोला गया कि इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो यानी कि इस ग्रुप को सपोर्ट करना है। तो ये है जर्मनी। अभी फ्रांस के बारे में भी थोड़ी सी बातें करूंगा, तो फ्रांस को भी देख लीजिए, हो गया फ्रांस, ठीक है। तो आज क्या चल रहा है इसमें आर्टिकल में थोड़ा समझते हैं। आर्टिकल में यहां पर यह बोला गया है कि चाइना की जैसी हरकतें चल रही हैं, यानी कि चाइना की जो बदतमीजियां चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज के में सारी कंट्री जो हैं वो यूएसए और दूसरी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ताकि चाइना का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि साउथ चाइना सी में अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोग ये देखिएगा कि चाइना जो है उसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल चाहता है। साउथ चाइना सी में से काफी लार्ज स्केल पर व्यापार किया जाता है, खासकर जापान जैसी कंट्री जो है काफी लार्ज स्केल पर इस एरिया में व्यापार करती हुई नजर आती है। यहां से देखिए हो गया जापान, और जापान के साथ में जो चाइना का संबंध है वो कई सारे एरिया को लेकर यहां पर इनके बीच में लड़ाई रहती है। तो इसीलिए यहां पर जो बात की जाती है कि कैसे चाइना को टैकल करना है, तो कई सारी कंट्री यहां पर मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो रीजन है वहां मिलकर ये काम कर रही है। तो जापान जो है, जो जर्मनी जो है वो फ्रांस के बाद में दूसरी यूरोपियन कंट्री यहां पर बन गई है जो कि इस पर्टिकुलर रीजन में मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अगर जर्मनी के बारे में आप लोग बात करें
तो जर्मनी जो है यहाँ पर एक इंटरनेशनल जो ऑर्डर चल रहा है इंडो पैसिफिक के नाम पर, एशिया पैसिफिक कम बोलते हैं आज के डेट में लोग, इंडो पैसिफिक ज्यादा यूज करते हैं चाइना को चिढ़ाने के लिए। तो जो क्वाड ग्रुप में कंट्री है उनको सपोर्ट करने के लिए जर्मनी आज की डेट में तैयार है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी हो गया आप लोगों के सामने, बर्लिन इसकी कैपिटल है, ऊपर जाइएगा नॉर्थ सी हो गया और यहाँ पर बाल्टिक सी हो गया। बाकी आसपास की कंट्री नीदरलैंड, बेल्जियम, ये आप लोग जरूर याद रखा कीजिए क्योंकि कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। लग्जमबर्ग हो गया यहाँ पर, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है, चेक रिपब्लिक हो गया यहाँ पर, पोलैंड हो गया। तो ये कंट्री हैं जो जर्मनी को टच करती हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर तैयार करिए क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फॉर स्पेस हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा बोला गया है कि चंद्रयान 3 जो है वो 2021 में यानी कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर अर्ली जो 2021 है यानी कि 2021 के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर चंद्रयान जो 3 है वो छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रयान 2 आप लोगों को लास्ट ईयर देखने को मिला जो कि हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर एक तरीके से न्यूज में भी था। कोरोना की वजह से ये साल ऐसा जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 2020 की बात की जा रही है कि चंद्रयान 2 2020 में था, पर लेकिन चंद्रयान जो 2 था वो 2019 में था, एक साल से ऊपर उसको हो चुका है यहाँ पर। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, अब उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है यहाँ पर चंद्रयान 3 के तौर पर। आखिर चंद्रयान 2 क्या था आप लोग पहले वो समझिए। चंद्रयान 2 में आप लोगों को 3 चीजें देखने को मिल रही थी, एक था ऑर्बिटर, दूसरा था रोवर और तीसरा था लैंडर। ऑर्बिटर क्या है, मान लीजिए जो एक तरीके से जो कक्षा है ये हो गया पृथ्वी और चांद इसके चारों ओर घूमता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो चांद जो इसके चारों ओर घूमेगा तो वहां पर एक तरीके से चांद में जो एक तरीके से ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो चांद को एनालाइज करेगा, यहाँ पर ये होगा ऑर्बिटर, यानी कि पृथ्वी पर नहीं उतरेगा। इसी के साथ में बात करते हैं लैंडर के बारे में, तो ये लैंडर जाकर जमीन पर लैंड करेगा जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, तो सॉफ्ट लैंडिंग में हम लोग फेल हो गए और जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट टूट गया। जब ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा जिसको हमारी कंट्री में लैंडर विक्रम बोला गया, तो फिर इसके अंदर से ये रोवर निकलने वाला था जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, इनके नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पास्ट में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो समझ लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ी सी डिटेल। GSLV मैक 3 के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया जो कि बाहुबली के नाम से भी हमारी कंट्री में ये व्हीकल जाना जाता है, और जियो सिंक्रोनस जो ट्रांसफर ऑर्बिट है तो उसमें लॉन्च करने के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। ऑर्बिटर था हमारी कंट्री में ऑर्बिट करने वाला, ठीक है। इसी के साथ में लैंडर था जिसका नाम रखा गया विक्रम और रोवर का नाम रखा गया प्रज्ञान। तो ये टोटल हमारी कंट्री में ये इंस्ट्रूमेंट भेजे गए थे, तो ये तो सक्सेसफुली हम लोग प्लेस कर पाए, पर लेकिन ये दो जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसकी वजह से हम लोग इसको प्लेस नहीं कर पाए। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऐसे आएगा आराम से और आराम से जमीन पर रखा जाएगा और ये इस तरीके से पैर खुलेंगे इसके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। हार्ड लैंडिंग क्या होती है, एकदम जाकर सतह पर गिरता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो सॉफ्ट लैंडिंग इसकी होनी थी, तो उस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को तैयार किया था, तो इसकी वजह से इसके पुर्जे इधर उधर खिन गए वहां पर जब यह जाकर जमीन से टकराया चांद की सतह से, तो वो हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए। अब चंद्रयान जो 3 है ये सॉफ्ट लैंडिंग यहां पर कराएगा, किसकी, जो यहां पर एक तो लैंडर है और दूसरा रोवर है, तो लैंडर और रोवर के काम किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी ऑर्बिटर जो है वो हमारी कंट्री सक्सेसफुली यहां पर एक तरीके से इंप्लीमेंट कर चुकी है। तो ऑर्बिटर नहीं होगा इसमें लैंडर और रोवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि मून की सतह पर जाकर उसकी सतह को एनालाइज करेंगे। हमारी कंट्री में जो चंद्रयान मिशन फर्स्ट है, पहले वो छोड़ा गया, फिर सेकंड, अब ये थर्ड मिशन हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा। अच्छा, चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था वो कब छोड़ा गया था उसके बारे में आप लोग बताइए। ये जो नेक्स्ट मिशन आता है पुराने वाले से थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से हमारी कंट्री जो है जब पहला मिशन छोड़ा गया, आज भी उसका डेटा यूज किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर कोई कंट्री इस तरीके का कोई अचीवमेंट करती है तो उस कंट्री का अचीवमेंट नहीं रहता है, वो पूरे उस पर्टिकुलर एरिया का अचीवमेंट रहता है जिसमें अलग अलग कंट्री काम कर रही है। तो ऐसा आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चंद्रयान 2 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक, वो आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन के बारे में बात की जा रही है, तो डॉल्फिन मछली के बारे में बात की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो गंगेटिक डॉल्फिन जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर प्लेटनिस्टा गंगेटिका के नाम से ये इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है।
तो इनके नाम थे आप लोग, जिनके नाम थोड़े कुछ जो इंपॉर्टेंट जो ऐसी ऐसी चीजें न्यूज में हैं उनके नाम के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना है। और ये तो हमारी कंट्री का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, उसी तरीके से यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया जा रहा है, ताकि इनको एक तरीके से सेव किया जा सके जिस तरीके से इनका दोहन किया जा रहा है। ये जो यहाँ पर प्रपोज किया गया है, ये जो रिवर में होती हैं और जो बेसिकली मैरीन जो डॉल्फिन होती है, दोनों को यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। एक तरीके से जो रिवर में होती है, जो समुद्र में होती है। तो ये जो डॉल्फिन है यहाँ पर एक ये 5 स्पीसीज आप लोगों को डॉल्फिन की देखने को मिलेगी जो अराउंड द वर्ल्ड पाई जाती है। मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप लोग बात करेंगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और जो मेघना है उसमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कर्णाफुली संगू रिवर के जो सिस्टम है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर जो काउंट की जाती है इंडिया के अंदर में पॉपुलेशन 2,500 से 3,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये आज की डेट में इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है IUCN की लिस्ट के हिसाब से, जिसको आप लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN। तो ये तैयार करती है लिस्ट, जिसके चलते ये माना जाता है कि पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वो किस कैटेगरी में मतलब क्या है कि उसके ऊपर कितना दबाव है नेचर का, किस तरीके से जो लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं और उसकी संख्या कितनी बची हुई है, तो एक एनालिसिस करती है। हमारी कंट्री में जो गंगा एक्शन प्लान बनाया गया 1985 में, उसमें गैंगेटिक डॉल्फिन को फर्स्ट शेड्यूल के तहत रखा गया इंडियन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से। इसी के साथ में अगर बात करते हैं, हमारी कंट्री में एक सेंचुरी स्टेब्लिश की जा रही है जिसका नाम रखा जा रहा है विक्रमशिला गंगाज जो डॉल्फिन सेंचुरी है, ये इसका नाम रखा जा रहा है। कहां पर? बिहार के अंदर में। तो अगर आप लोग बिहार में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बड़े फ्रिक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। 5 अक्टूबर 2009 में हमारी कंट्री में गैंगेटिक जो रिवर डॉल्फिन है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी यहां पर बरकरार किया गया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जब यहां पर स्टार्ट किया जाता, सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को एज ए नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होकर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा या फिर आप लोगों से स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सारी बातें क्लियर रहेंगी तो अच्छे से आंसर दे पाएंगे। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिला, जो ग्रोथ है एक ऐसा एरिया अकेला बचा हुआ है, गांव वाला एरिया, जहां पर ग्रोथ देखने को मिली है, वरना कहीं पर भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है गांव में कैसे, रूरल एरिया में कैसे हम लोग जो बिजनेसमैन ला सकते हैं उसके ऊपर फोकस देकर चल रहा है। ये आज की डेट में यहाँ पर 153 ब्लॉक 23 राज्य के जिनमें इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अराउंड 1 लाख एंटरप्राइज जो है यहाँ पर वो सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से 75% वो एंटरप्राइज हैं जो कि वुमेन के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। यानी कि ये जो एरिया है इसमें जो महिलाएं हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। इंप्लीमेंट किया जा रहा है इसको यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बेसिक फोकस क्या है यहाँ पर, सपोर्ट किया जाएगा रूरल में जो पुअर एरिया है उनकी, ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। इसी के साथ में जो यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं कोई एंटरप्राइज, कोई बिजनेस वगैरह, उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसी के साथ में एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब तक कि वो स्टेब्लिश न हो जाए, ठीक है, प्रॉपर वे में, तब तक वहां पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इससे क्या होगा, मेजर पिलर क्या रहेंगे रूरल एरिया में स्टार्टअप के, तो फाइनेंस होगा, ठीक है। इसी के साथ में देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है गांव में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो इसलिए फाइनेंस के ऊपर फोकस देना काफी जरूरी है। इंक्यूबेशन देखने को मिलेगा, जिस तरीके से नहीं होता है अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं नए नए स्टार्टअप निकल के आएंगे और स्किल का इकोसिस्टम कंट्री में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग के पास में स्किल है, मान लीजिए आज के डेट में आप लोग एक तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है उनको ठीक करना जानते हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तो कहीं पर भी आप लोग एक छोटी सी दुकान लगाकर कम से कम अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर स्किल डेवलपमेंट हम लोग अच्छे से करें तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा। पहले टाइम में एजुकेशन के साथ में स्किल सिखाई जाती थी। हमारी कंट्री में अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये माना जाता था कि कोई भी कंट्री में ऐसा इंसान नहीं था जो कि भूखा घूम रहा हो, जिसके पास में कोई काम न हो। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब प्रॉपर वे में चीजों को हम लोग देखते हैं उस तरीके से। पर फिलहाल जो है उस तरीके से सिचुएशन को नहीं समझा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लोगों को याद है हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस किया था। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में ही यहाँ पर ये आर्टिकल है।
फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट अभी ऑर्गेनाइज कराई गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2020, ठीक है, इसके द्वारा। तो यहां पर जो ऑर्गेनाइज कराई जा रही है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि वर्क करती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में, कंट्री के द्वारा रजिस्टर किया गया यहां पर 149 कंट्रीज के द्वारा। तो बेसिकली फोकस एरिया क्या है कि अफोर्डेबल एक तो, और इसी के साथ में सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी मिल सके। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि हर एक इंसान उसको खरीद सके। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि या तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए या फिर अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे हैं उसको खरीद सकें और उनको ये ना लगे कि हाँ वो इससे वंचित हो रहे हैं। तो वो सारा चीजें होनी चाहिए। तो या तो अफोर्डेबल हो या फिर सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चले, यानी कि जो चीजें आज हैं वो कल ना हो। तो ये चीजें भी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसी के ऊपर फोकस देकर चल रहा है, जिसके चलते यहां पर टेक्नोलॉजी जर्नल सोलर कंपास 360 ये यहां पर लॉन्च किया गया ताकि और ज्यादा चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। विटनेस है यहां पर 3 एग्रीमेंट का, जिसके चलते इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन ये मिलकर काम करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट काम करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यहां पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन मिलकर काम करेंगे। तो इस तरीके से इसके साथ में मिलकर अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वो काम करेंगे ताकि सिचुएशन को और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। वरना प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि देखिए कई बार इंडिविजुअल जो पर्सन है, पावर होती है, काम करने की सारी चीजें होती है, पर लेकिन कई सारे बर्डन ऊपर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से उसको टैकल किया जाएगा। अगर उसको कोई सपोर्ट करेगा तो सारी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएंगी। ट्राई पार्टाई एग्रीमेंट है यहाँ पर, ये इनके 3 पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट है। कौन कौन सी है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 1 हो गया, वर्ल्ड बैंक 2 हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 3 हो गया। तो ये तीनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं ताकि जो एनर्जी है, खासकर मैं आप लोगों को फिर बोलूंगा रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सूरज की एनर्जी होगी, हवा की एनर्जी होगी, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आती है। तो इसके बारे में फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से जो एक ग्रीन इंडिया के बारे में बात की जा रही है, जैसे मैंने भी आप लोगों से बात की ना सोलर एनर्जी के बारे में, तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये आर्टिकल है। तो हमारी कंट्री में फर्स्ट स्टेप लेने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया को एक तरीके से ग्रीन किया जाएगा। तो इंडियन शॉर्ट टर्म पावर मार्केट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे चलते क्या क्या बात की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कंट्री में पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जिसको जीटीएम के नाम से जानते हैं, इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोगों से बात करूं, एक तो हो गया सोलर एनर्जी, दूसरा नॉन सोलर की कैटेगरी में जैसे आप लोग बोल सकते हैं विंड एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की उसमें कैटेगरी में आता है। और यहां पर हम लोग बात करें ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, तो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर तो यहां पर दोनों ही तरीके कैटेगरी की आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट के बारे में बात करें तो फर्स्ट एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्ट है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन द वर्ल्ड, तो वो यहां पर लाने की कोशिश की जा रही है। जीटीएम जो है, जिसको बोला ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जो है बेसिकली यहां पर, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बायलेटरल है नेचर में, जो कि क्लियर करता है आइडेंटिफिकेशन बायर और सेलर दोनों को लेकर, और इसी के साथ में यहां पर जो ये काउंट करके चलता है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, इसको काउंट करके चलता है, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर डिफिकल्ट है आ रहा कि देयर विल बी नो, अब बोला है कि कोई डिफिकल्टी नहीं होगी काउंट करने में जब यहां पर दोनों को चेक किया जाएगा। एक तो है सोलर आरपीओ यानी कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, दूसरा है नॉन सोलर आरपीओ यानी कि नॉन रिन्यूएबल परचेज जो यहां पर ऑब्लिगेशन है। तो ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी। तो एनर्जी शेड्यूल की जा रही है जीटीएम के हिसाब से, ताकि जो आरपीओ है यानी कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है उसके थ्रू यहां पर चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो एक अच्छा न्यूज है, यहां पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए, तो माइंड में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में। अच्छा, हम लोगों ने जो डिस्कस की थी सुसाइड डे के बारे में, आप लोग ये बताइए कि इस बार की थीम क्या थी यहां पर, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके बारे में थीम आप लोगों को बेसिकली यहां पर बतानी है कि थीम क्या थी। जो मैंने अभी पढ़ाया था ना आप लोगों को यहां पर, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे के बारे में 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया था। तो इसकी थीम क्या है अब की बार की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बताइए। हमारी कंट्री में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनसीआर भी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया है जो आज की डेट में एक्सीडेंटल और सुसाइडल जो डेथ है उसके बारे में। तो यहाँ पर 42,480 के करीब जो फार्मर हैं और डेली वेज वर्कर हैं, एक तरीके से उनके द्वारा सुसाइड कमिट किया गया 2019 में, जो कि इंक्रीज हो गया 6% अगर प्रीवियस ईयर के साथ में आप लोग इसको कंपेयर करते हैं। इसी के साथ में जो फार्मर कमिट कर रहे हैं सुसाइड,
वो आप लोगों को मार्जिनली सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जिसकी एक तरीके से उनकी जो डेली वेज है वो इंक्रीज है, पर फिर भी सुसाइड है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, पर सुसाइड जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई है। सुसाइडल रेट के बारे में अगर बात करें आप लोग, स्ट्रेस जो फार्मिंग के ऊपर रहता है, या तो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते हैं, कभी मार्केट में आप लोगों को बहुत कम दाम देखने को मिलेंगे, कभी मौसम की वजह से, बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो सुसाइडल रेट जो है, जो डीप जो स्ट्रेस फार्मिंग सेक्टर है वो अकाउंट करता है 7.4% जो टोटल सुसाइड होती है, यानी कि जितनी भी हमारी कंट्री में सुसाइड हो रही है उसमें से 7.4% जो है ये फार्मिंग सेक्टर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें यहां पर, तो सुसाइडल जो टेंडेंसी है जहां पर इंक्रीज हुई है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि बिहार में बात की जा रही है तो 44.7% है, पंजाब में 37.5% है, दमन एंड दीव में 31.4% है, झारखंड में 25%, उत्तराखंड 22%, आंध्र प्रदेश 21%। तो ये देखने को मिलेगा। 4 मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है हमारी कंट्री में उसके बारे में बात की जा रही है। चेन्नई में यहां पर 2461, दिल्ली में 2423, बेंगलुरु में 2081 और मुंबई में 1229 के करीब लोगों की जान जाती हुई नजर आई। इसी के साथ में केरला अगर बात करें, यहां पर कोलम केरला के अंदर में है जो सबसे ज्यादा जो सुसाइड देखने को मिलती है, और जो वेस्ट बंगाल जो है यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, यहां पर ये है यहां पर असनसोल। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये 41.2 और 37.8 है रेस्पेक्टिवली जो सुसाइड यहां पर लोगों के द्वारा की जा रही है। तो ये काफी बड़ा एक प्रॉब्लम है आज के डेट में सोसाइटी में, जिसके बारे में सॉल्यूशन निकालना काफी जरूरी है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की इंडो पैसिफिक जो रीजन के बारे में, जर्मनी इसको ज्वाइन करने के लिए तैयार है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और इसी के साथ में कई बार बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम उसके बारे में थोड़ा जानने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी जो समिट है उसके बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस दिया जाए, वो चीजें देखने को मिल रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में जाना। इसी के साथ में मंगलयान से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है मंगलयान 3 और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो हम लोगों ने समझी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब आप लोगों के सामने क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखिए फिर रिवीजन आप लोगों को करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर SVEP क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, जो कि यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू। WSTS क्या है यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज में है। इसी के साथ में इसको ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसमें हमारी कंट्री में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एक ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही है। जो बात करें यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है यहाँ पर, इसके बारे में अगर बात करें तो इसके चलते किस कैटेगरी में डॉल्फिन को रखा गया ये बताना है। गंगेटिक एक्शन जो प्लान है 1995 का, उसके चलते जो यहाँ पर इसको फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया, कौन से एक्ट के हमारी कंट्री में ये बताना है। विक्रमशिला गंगेटिक जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो कहां पर स्टेब्लिश की जा रही है ये बताना है। इंडो पैसिफिक क्लब के बारे में बात करें तो एक कंट्री ने यहाँ पर ज्वाइन करने की बात की गई है ताकि चाइना का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट कोलम, और एक यहाँ पर बात की जा रही है असनसोल। ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्य में पड़ते हैं जहां पर हाईएस्ट सुसाइडल टेंडेंसी लोगों की देखने को मिली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आगे आप आज का क्विज है जो रिवीजन आप लोग करना है कल का, वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइडल प्रिवेंशन, तो इसके थीम आप लोग को बतानी थी, जो मैं अभी बताऊंगा, रिवीजन भी आप लोग को हो जाएगा। फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का नाम आप लोग को बताना था। इसी के साथ में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इसके द्वारा दिया गया फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर वो आप लोग को बताना था। आरबीआई के पास में जो सरप्लस होता है उसको ट्रांसफर कर देता है, तो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। कौन सी आईपीएस ऑफिसर हमारी कंट्री में अभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल बनी है ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर सोनाली मिश्रा जो है वो 1993 की मध्य प्रदेश कैडर की जो आईपीएस ऑफिसर थी, वो यहां पर किस पर्टिकुलर फोर्स की अभी इंस्पेक्टर जनरल बनी थी। सिंधी लैंग्वेज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1967 में ऐड किया गया था। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली कौन से संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन है जिनके आंसर मुझे आप लोगों को बताने थे और आप लोगों को भी अटेम्प्ट करना था। तो आइए आंसर देख लेते हैं। इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले थीम के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइडल प्रिवेंशन। ठीक है, तो यहां पर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइडल प्रिवेंशन की जो थीम इसके द्वारा रखी गई है, तो वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट द सुसाइड, यानी कि सुसाइड रोकने के लिए मिलकर काम हम लोग को करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर नीलाकांत भानु प्रकाश के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और मूवी जो थी वो सूर्यवंशम थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, भानु प्रताप सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा हल्का सा। बात करें यहाँ पर इनका विजन मैथ करके एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू यहाँ पर ये चीजें आगे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई 1934 का, जिसके तहत जो सरप्लस होता है वो दिया जाता है गवर्नमेंट को और अपनी भी रोजी रोटी चलती रहे उसके लिए भी पैसा रखा जाता है। आईपीएस जो ऑफिसर यहाँ पर जिनका नाम है चारू सिन्हा, ये कंट्री की फर्स्ट जो
इंस्पेक्टर जनरल बनने जा रही है यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, सीआरपीएफ की। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सोनाले जो मिश्रा है उसके बारे में, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, बीएसएफ की फर्स्ट वुमेन यहाँ पर चीफ आप लोग बोल सकते हैं। सिंधी जो थी हमारी कंट्री में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1961 में इंप्लीमेंट की गई थी। कोणकुरी मणिपुर और नेपाली जो है ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जो टेलीग्राम है उस पर, वहां से जाकर आप लोग सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं अगर आप लोग यहां पर है तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।